आ रही है? बिल्कुल आ जी रही आ है। रही है, बिल्कुल आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है। मैं जरा इसको चेक कर लूं। जी लाइव हैं जी आप लोग, इधर आप लाइव हैं जी जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। टेक बैठक के प्रोग्राम के तवज्जुह से टेक टीवी के वसीले से हम जो है लाइव हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑल। मेरे पास इस वक्त 3 टॉप प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं और हमने एक ये सेशन स्टार्ट किया है बेसिकली, जो एक कैजुअल डिस्कशंस के लिए एक फोरम बनेगा इंशाल्लाह ताला। आज हमारा पहला सेशन है और मैं खुशामदीद कहता हूँ तैयब साहब आपको, इमरान ज़रार साहब आपको और फैज़ान मुस्तफ़ा साहब आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ज्वाइन किया। और जो लोग इस वक्त इस पोस्ट को मैं क्विकली फैज़ान साहब का मैं तारुफ करा दूँ। माशाल्लाह मेरे पास इतनी बड़ी प्रोफाइल्स इस वक्त अवेलेबल हैं तीनों, कि अगर मैं इंट्रोडक्शन पे आऊँगा तो प्रोग्राम का सारा टाइम जो है वो इंट्रोडक्शन में गुजर जाएगा। क्या मैं क्विकली कोशिश करता हूँ मैं रैप अप करूँ इंट्रोडक्शन को। मेरे साथ फैज़ान मुस्तफ़ा साहब हैं। इस वक्त ही इज प्लेइंग हिज रोल एज अ चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन टोयोटा इंडस मोटर्स विद 20 years एक्सपीरियंस माशाल्लाह, जिसमें बैंकिंग, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग है। AT&T कम्युनिकेशन यूएस में काम कर चुके हैं और माशाल्लाह से SAP के हवाले से इम्प्लीमेंटेशन टोयोटा इंडस मोटर्स की करवाई। 2019 में जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर CIU का अवार्ड अनाउंस होता है वो भी माशाल्लाह विन कर चुके हैं। ग्रेट। इसके बाद मैं आता हूँ इमरान ज़रार साहब का इंट्रोडक्शन करवाने के लिए। इमरान ज़रार साहब जो है वो इस वक्त HKB और पीच ट्री में एज अ CIO अपना रोल प्ले कर रहे हैं। माशाल्लाह से SAP की डेवलपमेंट, इंपोर्ट सिस्टम की डिप्लॉयमेंट्स विदाउट में और SAP की डिप्लॉयमेंट्स और ई-कॉमर्स की इंटीग्रेशन के हवाले से इनका एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस इन्होंने जो है वो गुजारा है। तीसरे नंबर पर तैयब साहब हैं। तैयब साहब को माशाल्लाह ज़रूरत नहीं है तारुफ की, लेकिन मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। तैयब साहब जो है वो CIO हैं करंटली। आवाज कट रही है। भाई सरकार भाई की आवाज आ रही है आप? नहीं, मुझे नहीं आ रही। मैं अपना इंट्रोडक्शन दोबारा वो आ रहे हैं। जी तैयब साहब, सॉरी, मैं ये आपको पता है यहाँ पे इस वक्त पावर फेलियर्स और साथ में बारिश भी स्टार्ट हो गई है माशाल्लाह। एवरीडे ये तो कराची में आजकल हर जगह पे ये इशू चल रहा है। जी जी जी। तो तैयब साहब आपका एक्सपीरियंस मैं बता रहा था। बेसिकली 17 साल का इनका डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है डिफरेंट कैपेसिटीज़ में इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नादरा में माशाल्लाह रह चुके हैं। नादरा में अपना रोल प्ले किया। आयशा स्टील में, एंगरों में, गवर्नमेंट होल्डिंग ऑयल एंड गैस कंपनी में रह चुके हैं। CPL में इस वक्त हैं। एक्सपीरियंस के हवाले से ERPs का, IT मैनेजमेंट का एक वास्ट एक्सपीरियंस है। SAP की डिप्लॉयमेंट्स हैं और ये एक बहुत छोटा सा इंट्रो मैंने इन तीनों का दिया है।
बारह टॉपिक की तरफ आते हैं और टॉपिक से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरा नाम सैयद इजहारुल हसन है एंड आई एम प्लेइंग माय रोल एज अ जनरल मैनेजर आईटी इन चेजअप शॉपिंग सेंटर। मुझे जिम्मेदारी ये दी गई है कि मैं होस्ट करूं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूं। वो मैंने टॉपिक आप लोगों ने टीजर्स में देख लिया है, नोटिस में देख लिया है। इंशाअल्लाह उसी पे बात करेंगे और आज हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो है बेसिकली कि आईटी और बिजनेस की जो अलाइनमेंट्स हैं वो क्यों फेल हो जाती हैं। आईटी डिपार्टमेंट्स ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहता है, नहीं करना चाहता है। अगर वो चाह रहा होता है तो बिजनेस किस तरीके से उसको फीडबैक वापस रिटर्न दे रहा होता है। क्या वैल्यू एड आईटी डिपार्टमेंट कर सकता है। आईटी डिपार्टमेंट की केपीआईज उनके ऑब्जेक्टिव किस तरीके से मीट होते हैं ओवरऑल बिजनेस की अलाइनमेंट से कि उनके जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस तरीके से आईटी डिपार्टमेंट जो है वो फुलफिल कर सकता है। तो मैं सबसे पहले सबसे पहले जो है मैं दावत दूंगा फैजान मुस्तफा साहब को कि फैजान साहब आप जरा इसमें कुछ मुझे बताएं कि कहाँ से, यानी बेसिकली इंसान जो है वो डिफरेंट माइंड सेट से होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं और यही उनकी यूनिकनेस होती है, ठीक है। लेकिन जहां हम बात करते हैं बिजनेसेस की और बिजनेस में लोगों की और लोगों से डिपार्टमेंट क्रिएट होते हैं और डिपार्टमेंट से फिर कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिल्ड होती है। कैसे जो है वो हम इस बात को इंश्योर कर सकते हैं और ऐसा क्यों होता है कि ये दोनों इन सम ऑर्गेनाइजेशंस हम देखते हैं कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट जा रहे होते हैं और आईटी के ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होते हैं। ऐसा क्यों होता है और कैसे हम इस मामले को सही कर सकते हैं। जी फिलहाल अच्छा, थैंक यू इजहार। फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज, थोड़ी सी साउंड कनेक्टिविटी की वजह से हो सकता है कि मैं सवाल पूरी तरह ना कहूँ, लेकिन आई थिंक व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज के बिजनेस और आईटी अलाइनमेंट जो है वो ऐसी क्या वजूहत हैं कि जिसकी वजह से अक्सर फेल हो जाती हैं। तो मैं थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव आपसे शेयर करूं कि मेरा ऑलमोस्ट अब तकरीबन 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री में। मैंने नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी काम किया है टेलीकम्युनिकेशन के लिए। मैंने पाकिस्तान में बैंकिंग के लिए काम किया है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम किया है, मुख्तलिफ कल्चर्स में काम किया है, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। तो ये प्रॉब्लम पहले तो हमें ये रिकग्नाइज करना चाहिए कि बिजनेस और आईटी अलाइनमेंट का जो इशू है ये हर जगह पे है, हर इंडस्ट्री में है, हर कल्चर में है। इट्स नॉट समथिंग स्पेसिफिक टू पाकिस्तानी इन्वायरमेंट। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये आखिर होता क्यों है कि हमेशा बिजनेस और आईटी में एक फ्रिक्शन सी रहती है। मैंने ऐसे इदारे भी देखे हैं कि जहाँ पे बिजनेस और आईटी के लोग आपस में बात करना नहीं चाहते, इतनी ज़्यादा रिजेंटमेंट होती है। और मैंने ऑन दी अपोजिट साइड ऐसे इदारे भी देखे हैं जहाँ पे बिजनेस और आईटी इतने ज़्यादा एम्बेडेड होते हैं एक दूसरे के अंदर कि आपको बाज़ दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना भी मुश्किल होता है कि कौन बिजनेस से है और कौन आईटी से है। तो सबसे पहले तो आई थिंक एज आईटी लीडर्स हमें ये समझना चाहिए कि वी आर अ एनेबलर फॉर द बिजनेस। जहाँ पे भी ये रिकग्निशन और रियलाइजेशन होती है कि आईटी इज़ देयर टू सपोर्ट बिजनेस इन टर्म्स ऑफ अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव्स, तो वहाँ पे ये फ्रिक्शंस काफ़ी कम हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू दोज ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ये रियलाइजेशन नहीं होती। अक्सर आप देखें किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक हो या नॉन टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक हो, मेन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या तो वो कोई मार्केट शेयर की एक्सपेंशन होती है, रेवेन्यू इंक्रीज होता है, कॉस्ट सेविंग होती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है। तो अक्सर आईटी डिपार्टमेंट्स ये गलती करते हैं कि वो अपने टेक्नोलॉजी डोमेन में इतने ज़्यादा महव हो जाते हैं कि वो बिज़नेस की जो एक हाई लेवल पिक्चर है उसको भूल जाते हैं। अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि यार बिजनेस और आईटी जो स्ट्रेटजी है वो अलाइन नहीं है। उसका मकसद ये होता है लोगों का कि अगर आप किसी आईटी डिपार्टमेंट से जाके ये पूछें कि व्हाट इज़ योर आईटी स्ट्रेटजी, तो वो आपको उसके जवाब में कुछ टेक्नोलॉजी
डोमेन्स के बारे में बताना शुरू कर देगा या IoT के बारे में बताना शुरू कर देगा, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन के बारे में बताना शुरू कर देगा, उसका जो बिजनेस बेनिफिट है उसके बारे में सही आगाही या सही कम्युनिकेशन प्रोवाइड नहीं की जा सकती, जिसकी वजह से एक फ्रिक्शन आती है। तो आई थिंक वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जो लीडरशिप है IT की, दे आर गुड स्टोरी टेलर्स, दे कैन प्रोएक्टिवली गो टू द बिजनेस, लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स, फाइंड आउट व्हाट द इश्यूज आर, और उसके बाद फिर वो अपने जो टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स हैं उनको अलाइन करते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तो वहाँ पे बिजनेस के एंड पे एक रियलाइजेशन आती है कि IT इज सपोर्टिंग अस इन मीटिंग आवर ऑब्जेक्टिव्स। तो वो तमाम बिजनेस एंटिटीज जहाँ पे IT लीडरशिप जो है वो कॉग्निसेंट है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग श्योर दैट व्हाटएवर दे डू दे आर एक्चुअली सपोर्टिंग बिजनेस इन टर्म्स मीटिंग देयर ऑब्जेक्टिव्स, वहाँ पे रिजेंटमेंट काफ़ी कम होती है। मैंने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन देखी हैं जहाँ पे जो टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक कंपनीज हैं, क्योंकि आई हैव बीन पार्ट ऑफ दोज कंपनीज एज वेल, के जहाँ पे कोर प्रोडक्ट जो है टेक्नोलॉजी थी, उन कंपनीज में प्रॉब्लम ये होता है कि जो बिजनेस है वो कुछ सोल्यूशन या सर्विस कमिट करके है कस्टमर के विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट के व्हाट IT कैन डिलीवर और कैन नॉट डिलीवर। तो बिजनेस की साइड से भी ये रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि दे शुड मेक श्योर कि IT हैज़ अ सीट एट द टेबल, दे आर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि जो भी आप सोल्यूशन करें वो उसमें IT की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए और IT का से होना चाहिए, ताकि सोल्यूशन को आप सही तरीके से डिलीवर कर सकें। तो मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन बिटवीन बिजनेस एंड IT इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। जो जी मैं इसमें एक चीज ये ऐड करूं ऑन अ लाइटर नोट, अमूमन जो तासुर बेसिकली जी अमूमन जो तासुर IT डिपार्टमेंट का होता है, तो मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने बोला कि जी इन लोगों का काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट चले, इन लोगों से वो भी नहीं चलता। तो ये जो पार्ट है, ये यानी ये कॉन्सेप्ट जो है जो यूजर्स का, वो क्या है बेसिकली, और उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? आई एम सॉरी आई कैन नॉट हियर योर क्वेश्चन इज़हार, थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा प्लीज, थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हुई है। जी मैंने ये अर्ज किया कि बेसिकली जो यूजर एंड है, बेसिकली जहाँ पर हम जो हमारे क्लाइंट्स हैं जिनको हम सर्विसेज देते हैं, वो अक्सर बेशतर ये कहते नजर आते हैं बेसिकली कि इनका काम है इनका इंटरनेट चलाना, और वो भी इनसे सही नहीं चलता है। तो ये एक माइंडसेट है, ये क्या, जिस पे अभी थोड़ी देर पहले शायद इमरान भाई भी मुझसे ये बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, तो इसको जरा एलोबरेट करें। और फिर डेफिनेटली जब यूजर का एक प्रोस्पेक्टिव ये होता है, तो मैनेजमेंट भी इसी तरीके से सोचती है। देखिए इसमें बिल्कुल आपने सही कहा कि रियलिटी में ऐसे ही है, और IT को आमतौर पे समझा जाता है कि ये एक ब्लैक होल है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन जाती है, हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता या हमें कोई ईगरनेस नजर नहीं आती IT की तरफ से हमें सपोर्ट करने के हवाले से। तो उसमें आई थिंक मैंने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी देखी हैं जहाँ पे इज वेरी प्रोएक्टिव इन टर्म्स ऑफ मेकिंग श्योर दैट दे प्रोवाइड सर्विसेज टू बिजनेस। कितने आपने इदारे ऐसे देखे होंगे जहाँ पे IT टीम्स या IT के जो लेट्स से रिलेशनशिप मैनेजमेंट का आजकल एक कॉन्सेप्ट आ गया है, जिसमें IT प्रोएक्टिवली जाके यूजर्स के साथ बैठता है और उनके मसलों को समझने की कोशिश करता है। जनरली स्पीकिंग IT जो है वो अपने साइलो में ऑपरेट करता है, डोंट टेक द टाइम आउट टू गो टू बिजनेस टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स। मैंने हमेशा ये देखा है कि अगर IT की तरफ से एक प्रोएक्टिवनेस हो इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय बिजनेस, तो बिजनेस की तरफ से भी वो एक सेंटीमेंट रेसिप्रोकेट होता है, जिसमें दे आल्सो ट्राई टू हेल्प यू आउट व्हेन यू आर फेसिंग सम चैलेंजेस। तो ये इट्स अ रिलेशनशिप, कहते हैं कि ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है। तो मेरे ख्याल से उन एनवायरनमेंट्स में जहाँ पे IT जो है वो प्रोएक्टिवली जाके समझने की कोशिश करता है, वहाँ पे बिजनेस को भी रियलाइजेशन होती है कि दे हेल्पिंग अस इन अचीविंग आवर ऑब्जेक्टिव्स, और वहाँ पे ये रिजेंटमेंट और जो नेगेटिव सेंटीमेंट है वो ख़त्म होता जाता है।
तो आई थिंक कि जो एज आईटी इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये जो कल्चर है जो डेवलप होता है, ये डेवलप होता है बेस्ड ऑन योर ईगरनेस टू सपोर्ट बिजनेस। एट द सेम टाइम बिजनेस की भी एक सेंसिटिविटी और एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टू रियलाइज कि व्हाट आर द चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय आईटी इन डिफरेंट एरियाज। जी जार भाई आवाज नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका फैजान। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ कुछ और चीज़ों को समझने के लिए आपसे। इमरान साहब, आप मुझे बताएं इस पे आपका क्या माइंडसेट है कि आप कैसे समझते हैं, आप क्या फील करते हैं बेसिकली जो आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से समझा चीज़ों को, कि आपने कोई साल 2 साल नहीं गुजारे, आपने माशाल्लाह एक बड़ा टाइम पीरियड गुजारा है आईटी में और इंडस्ट्री को एक बड़ा वैल्यू ऐड किया आपने। आपने क्या समझा, आपको क्या चैलेंजेस बेसिकली फेस हुए ड्यूरिंग योर जर्नी, और आप उसको कैसे टैकल करते हैं अपने रूटीन लाइफ में? जार भाई बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इनवाइट किया एक बहुत हाई टेक शो में। जितनी बातें इससे पहले हुई हैं मैं उनसे एग्री करता हूँ। अब यहाँ पे इस पे तो कोई बहस ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है और प्रॉब्लम बहुत बड़ा है इन टर्म्स ऑफ जब भी आईटी को वैल्यूएट किया जाता है। लेकिन ये इतना सिंपल है नहीं जैसे कहा जा रहा है कि यूजर को जैन भाई ने कहा कि बिल्कुल सोल्यूशन तो यही है कि आप स्टेप इन करें उनके डोमेन में, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करें और जाए, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। प्रैक्टिकली होता क्या है कि बेसिकली ये एक मल्टी पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन का सवाल है। ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है कि आप यूजर के पास गए, उससे कम्युनिकेशन बेहतर हुई तो इट विल चेंज द ओवरऑल पर्सपेक्टिव। वी हैव सीन ए डिकेड जब आपको पता है कि हमें सिर्फ आईटी वाले, जैसे आपने कहा कि इंटरनेट चलाने वाले समझा जाता था, तो इंटरनेट चलाने वाले ही समझा गया बहुत अरसे तक। और वो चल जाए या एक्सेल की 100 MB से ऊपर की फाइल को अच्छे तरीके से अगर ओपन हो रहा है तो आईटी इज वर्किंग वेरी फाइन। अब उसके बाद अगला प्रोसेस आ रहा, जब हम लोगों ने कुछ बात की, हमने कहा कि यार कुछ डिजिटलाइजेशन हो, कुछ प्रोसेस की ट्रांसफॉर्मेशन हो। अब यहाँ पे पर्सपेक्टिव चेंज ये हुआ कि जब हमें आईटी मैनेजर्स को या हमें लीडर्स को रखा गया, आईटी वालों को बिजनेस के अंदर, तो समझा ये गया कि ये वो ऑल इन वन सोल्यूशन आ रहा है, जो प्लांट हो रहा है ये एक पुर्जा लगेगा एंड वी विल फिक्स ऑल द इश्यूज। लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। ये तो एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेसेस होती है जिसके अंदर हम लोगों ने हेल्प आउट करना होता है थ्रू द आईटी, थ्रू द आईएएस, थ्रू द, अब जितने भी जदीद नाम ले लीजिए, थ्रू द बिग डाटा, थ्रू द एनालिटिक्स, एवरीथिंग वी ऑगमेंट कि ये जो बिजनेस के प्रोसेस की ट्रांसफॉर्मेशन है ये हो सके। सबसे बड़ा हमें चैलेंज यहाँ आता है कि उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोई रेडी नहीं होता। पहला पर्सपेक्टिव यहाँ पे होता है कि इफ यू और मी वी हैव गॉन फॉर एन ईआरपी डिप्लॉयमेंट और हमने उसके ऊपर बड़ी, अब यहाँ पे पहला आएगा कि आईटी के लड़के रातें लगा रहे हैं, वी आर जस्ट गैदरिंग द डाटा, वी आर अलाइनिंग द पीपल, वी आर सेटिंग द मीटिंग्स। बट व्हाट इफ दैट ऑन द की मोमेंट आपको पता चलता है कि फला मैनेजर इज नॉट अवेलेबल। मैं आपको प्रैक्टिकल इश्यूज बता रहा हूँ और नॉट बुकिश नॉलेज पे, वो अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट ये होता है कि प्रोसेस की ओनरशिप जो है वो समझ लिया जाता है कि इस पूरी इंप्लीमेंटेशन या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आईटी डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे हमें बहुत बड़े चैलेंज का सामना रहता है। अब हमें चैलेंज दो तरह के आ गए, एक हम टेक्निकली उन चैलेंजेस को काबू पाने की कोशिश करते हैं जो हमें फेस करने पड़ रहे अपने डोमेन में, और हमें उसके ऊपर किसी से ना हेल्प मिलती है ना मिल सकती, और ना ही हम उनको डिस्कस करना चाहते हैं कि वो बिजनेस पे डिस्कस करने का फायदा नहीं होता, सिवाय इसके कि वो जी आईटी वालों से तो काम नहीं हो रहा, ये काम आईटी वालों से नहीं हो रहा। तो एक चैलेंज ये हो रहा होता है। एंड सेकंड चैलेंज जो मैंने आपको बताया, आप मैकडॉनल्ड्स की एग्जांपल लीजिए। उन्होंने इतनी बड़ी कस्टमर बेस और अपनी उन्होंने उसको एड्रेस किया और अपनी उन्होंने इन्वेंटरीज को मैनेज किया कैसे, थ्रू आईटी and transformation of the processes and transformation of entire rules। एक 60 के अंदर वो लेके आए कि हमने आईटी को लाके ओवरऑल प्रोसेसेस को कैसे चेंज करना है, एंड दे आर सक्सेसफुल। तो ये बिगर इशू है। एंड देन आप इसके नीचे फिर वो तमाम इश्यूज को
रिलेट करते जाइए, हमारी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होती, हमारे पास एक कॉमन वोकैबुलरी नहीं होती कम्युनिकेट करने के लिए, हमारे पर्सपेक्टिव का फ़र्क होता है, आईटी वालों के डोमेन नॉलेज का इश्यू होता है, ठीक है? आईटी के कॉन्स्टेंट्स का अंदाज़ा नहीं होता, ठीक है? हमें बजटरी आइटम समझा जाता है, हमें बजट के तौर पे लिया जाता है, हमारी इवैल्यूएशन करते हुए हम अच्छा इवैल्यूएट इमरान नहीं हो भाई, पाते। इमरान जरा सा मैं इसमें थोड़ा सी चीज ऐड करूंगा बेसिकली कि हम बीइंग आईटी हेड्स, सीआईओ, जनरल मैनेजर्स, हम आईटी डिपार्टमेंट्स को ओन करते हैं और हम आईटी डिपार्टमेंट्स को रन करते हैं, बट व्हाट इज द बिजनेस साइड थिंग्स? आपका जो बिजनेस है वो आपसे क्या डिमांड करता है और हम वो क्या फुल, देखिए हमारे शिकवे तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बिजनेस के शिकवे हमसे क्या हो सकते हैं? बेसिकली यू गाइस नॉट ओनली द आईटी हेड्स इन योर ऑर्गेनाइजेशंस, बट यू आर द बिजनेस मैनेजर ऑल्सो। तो आप लोग आप मुझे ये बताएं बेसिकली कि हम कहाँ मिस्टेक्स करते हैं जहाँ बिजनेसेस हम अलाइन करने की हमें कोशिश भी करता है और हम उससे अलाइन नहीं होते। देखिए ये बेसिकली हमारे शिकवे जितने हैं बिजनेस के डेफिनेटली उससे कहीं ज़्यादा है हमसे। मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब डिसीजंस हो जाते हैं, स्ट्रेटेजिकली अलाइनमेंट नहीं मिल रही होती एंड वी फेल एज़ एन आईटी और आईएस डिपार्टमेंट कि हम वो पूरा पर्सपेक्टिव समझा सकें कि ये जो ऑब्जेक्टिव के जो टारगेट्स हम लोग सेट करके इस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर जा रहे हैं, ये अचीव करना चाह रहे हैं, इसमें ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इसके अंदर हमारे पीयर्स होते हैं, हमारी अपनी कुछ हेजिटेशंस होती हैं, तो उसके ऊपर हमारी प्रॉपर इन टाइम कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, क्योंकि इसका प्रेशर आपको पता है इन हाउस बैठे रहने का होता है, तो एक तो नुकसान बहुत बड़ा ये होता है। सेकंड, बजट के हवाले से जो उसकी ट्रू कंजप्शन हो रही होती है, जाहिर है जब बिजनेस ओनर आपको पे कर रहा है तो इट इज ट्रूली अ बिजनेस, आईटी के लिए वो आपको पैसा बजट दे रहा है, लेकिन जब उसका रिटर्न इन टर्म्स ऑफ बिजनेस तो कहीं हमें आईटी वालों से गलती ये जरूर होती है कि हम रिलेट नहीं करते रियल नीड को। फॉर एग्जांपल, मेरे एक कंपेटिटर ने फलां चीज बाय कर ली है और वो आया और उसी फ्लो के अंदर आइंग गोइंग और दूसरे लीडर्स भी जा रहे हैं और हमने भी कन्विंस कर लिया सेठ को, लेकिन हमने वो ऑब्जेक्टिव, हमें चाहिए था कि इस प्रोजेक्ट को ओन करते हुए हम अपने कुछ प्रॉब्लम फाइंड आउट करके इधर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए या कॉस्ट रिडक्शन के हवाले से या ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से या रिसोर्स की एफिशिएंसीज के हवाले से हम कुछ पैरामीटर सेट करते और लेटर ऑन वी शुड बी एबल टू शो इट टू द बिजनेस तो ये देखिए पहले ये था एंड आफ्टर दैट, हमसे वो नहीं हो पाता, उसका प्रेशर होती है, टाइमलाइंस का इशू होता है एंड वी आर नॉट वेरी ब्लंट, सॉरी टू से कि हम अपने दूसरे मैनेजर्स को कह सकते हैं जो बिजनेस के ओनर होते हैं, चूंकि उनका स्टेक हमसे ज्यादा होता है, ठीक है? सो वी आर नॉट वेरी ब्लंट ऑन सेइंग दैट कि ये इस एंड से प्रॉब्लम हुआ है, ये इस एंड से प्रॉब्लम हुआ है, और हम उस चीज सारी को कवर करते करते वो पूरा बर्डन एट द एंड आईटी लेने के लिए तैयार बैठी होती है कि यस एट द एंड कम्स दैट आईटी प्रोजेक्ट इज फेलियर। फेलियर सक्सेस को डिटरमाइन करना आईटी प्रोजेक्ट की सबसे मुश्किल काम है। क्या एक टेक्निकली चीज ठीक चल रही है तो वो सक्सेस हो जाएगी? एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है? हर पर्सपेक्टिव, हर स्टेक होल्डर का पर्सपेक्टिव, टॉप मैनेजमेंट से लेके नीचे का एक प्रोसेस ओनर, डाटा एंट्री ऑपरेटर तक, हमें इस पे वर्किंग करने की जरूरत होती है जो हम आईटी के लोग नहीं कर पाते, और अगर करते भी हैं तो फिर उसको लेटर ऑन पोस्ट प्रोजेक्ट जो क्लोजर का पार्ट होता है उसके अंदर हमें ये एफर्ट करनी चाहिए। तो व्हाट वी अचीव, मुझे याद पड़ता है कि 2006-7 में हमने जब एक लोकल यहाँ पे एक स्पीड चेन थी जिसके अंदर हम काम कर रहे थे और ईआरपी डिप्लॉयमेंट करने से पहले तो हमारे पास एग्जैक्ट फिगर्स थे कि 7% हमारा लॉस था और लेटर ऑन व्हेन वी डिप्लॉयड तो हम इसको 1.5 या 2% पे ले आए। नो, ये एक ऐसी चीज थी जो हम बिजनेस के ओनर को जाके दिखा सकते थे और वो ट्रूली हम कह सकते थे कि ये हमने सेव किया है। अब जो ऐसी एफर्ट्स है जितने भी हमारे टेक्निकल प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं वो टेक्निकल प्राइड जरूर हो रही होती है, माइलस्टोन अचीव हो रहे होते हैं, हम टेक्नोलॉजी वाइज उसको लिए अपने आप को फील कर रहे होते हैं कि वी हैव डन वेरी वेल, लेकिन उसकी बिजनेस वैल्यू को क्या, देखिए वैल्यू वो होती है जो रियलाइज हो, वैल्यू वो नहीं है जो किसी के अंदर पोटेंशियल हिडन है। तो उस वैल्यू की रियलाइजेशन के अंदर वी आईटी लीडर्स ड्यू टू मेनी रीजन मैंने बताया, वोकेबलरी का इशू है, पर्सपेक्टिव का इशू है, टाइमलाइन का इशू है, इंटरनल टीम प्रेशर है, रिसोर्सेज का इशू है,
एक्सटर्नल नॉलेज का ना आना हमारे पास, उस तरह से हमारा अप टू डेट ना रहना, हमारा ट्रेनिंग्स का ना होना, और इस सबसे बढ़ के डोमेन नॉलेज के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहे होते हैं। देख, और हम फिर उसकी हमारे पर्सपेक्टिव से जो एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है, जब आप बिजनेस ओनर से बात करें या बिजनेस प्रोसेसेस वालों से बात करें, बिजनेस यूजर से बात करें, तो वो इतने खुश नजर नहीं आ रहे होते। और इसकी आपको ट्रू एग्जांपल मिलेगी कि आपकी टियर 1 की जितनी भी डिप्लॉयमेंट्स होती है, आप किसी की भी प्रोफाइल देख लीजिए उन वेंडर्स की, तो आपको एक लंबी लिस्ट मिलेगी, बट टॉक टू एनीवन, द यूजर, दे विल नॉट बी हैप्पी, क्योंकि पर्सपेक्टिव का इतना बड़ा फर्क था। इनका प्रोजेक्ट सक्सेस सिर्फ ये थी कि टाइम के अंदर, बजट के अंदर, और कमिटमेंट जो हमने टेक्निकल की थी वो हमने डिलीवर कर दिया, बट जो बिजनेस ने जो सोच के लिया था वो कहीं ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, वो कहीं डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, और उसको किसी ने एट द एंड वैल्यूएट करने की भी कोशिश नहीं की। आई थिंक इज़हार भाई ऑफलाइन हो गए। तो ये भाई, आपको आवाज आ रही है? आपकी भी आवाज नहीं बिल्कुल आ रही है। हाँ, अब आ रही है वो म्यूट पे था मैं। जी। इज़हार भाई का लगता है प्रॉब्लम चल रहा है। बिल्कुल आपने राइट आइडेंटिफाई किया आपने और फैजान ने इमरान आपने इतना इमरान जी जी जी, फैजान भाई। जी बोले फैजान, आप बोले। इमरान आपने इतना लोडेड आंसर दिया है कि बेचारे इजहार जो है उनका इंटरनेट ही बंद हो गया। यार मैंने लोडेड आंसर इसलिए दे दिया कि इज़हार भाई बार बार मुझे कह रहे थे कि आपने कम से कम 10 मिनट बोलना है, तो मेरे पे प्रेशर था कि 10 मिनट में क्या कहूंगा, इसलिए लोड हो गया। मेरे ख्याल से जब तक चलो इजहार तैयब भाई बात आ रहे हैं तो नहीं बढ़ाए। हाँ जी, आप तैयब तैयब साहब भाई को इधर मौका से देना बात चाहिए कि बढ़ाते वो हैं। भी अपना हाँ, इजहार ख्याल करें, आप हमें जरा क्योंकि गाइड कीजिए कि हम इन सारे आई प्रॉब्लम्स थिंक को। ऑडियंस मौजूद है और आप अपना इजहार ख्याल करें। अच्छा देखिए, मेरे ख्याल से क्योंकि हमने आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की, बिजनेस भी, लेकिन जितने गिले शिकवे हमारे हैं आईटी से, आईटी बिंग सीआईओज, और उसमें तो मैं समझता हूँ कि शायद बिजनेस साइड से भी कोई होना चाहिए था जो कि शायद उनको बात कर सके, उनकी भी बात कर सके। तो मैं उस कमी को शायद दूर करूँ, मैं ज्यादा बात बिजनेस की साइड से करूंगा कि हम में क्या लैकिंग है। हम पहले अपने घर को देखें कि हम में क्या लैकिंग है, हमें बीइंग सीआईओज और आईटी हेड्स क्या चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है, क्या चीजें लैकिंग हम समझते हैं कि हम में है, जो कि हम बेहतर करें। तो शायद अलाइनमेंट ज्यादा बेहतर हम अपने एंड से करें, उनके एंड से भी है, बट ये कि पहले जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जी आईटी जो है अभी तक, जो अभी हालात काफ़ी बेहतर हैं, बट प्रीवियसली जो है वो आईटी वाज मोर फोकस्ड ऑन कि जी हम अपने सर्वर्स इंप्रूव कर लें, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर लें। जैसे आप लोगों ने बात की कि साइलोज में बैठ के हम प्रोजेक्ट करते थे, तो आईटी के जो लोग थे, जो सीआईओज थे या आईटी हेड्स थे उस टाइम, या आईटी मैनेजर्स थे, वो टेक सेवी तो थे, टेक्निकली दे वर वेरी मच स्ट्रांग, और वो सारी अपनी सर्वर्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में लगे रहते थे, बट बिजनेस साइड से उतनी ज्यादा उनकी ग्रिप नहीं थी। तो अभी भी मैं ये समझता हूँ कि इस अलाइनमेंट को बेहतर बनाने के लिए जो आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर सकते हैं, हमें जो सीआईओज हैं, जो क्योंकि अब सीआईओज जो है वो सी लेवल एक पोजीशन है जिसमें हम टॉप टियर का पार्ट है, तो हमें जो उस टॉप टियर पे हम टेबल पे बैठ गए उस टेबल पे आके, बट उस टॉप टेबल उस टेबल की जो एक्यूमेंट है, जो उसकी लैंग्वेज है, जो उसके जार्गन्स हैं, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो हमें डेवलप करने की जरूरत है। जो क्योंकि उस सब पे आप देखेंगे सीईओस हैं, सी लेवल सीएफओस हैं, ठीक है, तो आप बिजनेस की बात बिजनेस की जबान में ही आपको करनी पड़ेगी, आप उस लैंग्वेज की बात करेंगे उसमें आप, और फिर आपको बिजनेस, हमें आईटी हेड्स को बिजनेस के रियल इश्यूज को, प्रॉब्लम को समझने की भी जरूरत है कि क्या चैलेंजेस हैं हमें बिजनेस के, और हम उसको कैसे टेक्नोलॉजी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। क्या अच्छा, दूसरा ये कि हम अब आजकल बड़ा बज़वर्ड है कि टेक्नोलॉजी आईटी स्ट्रेटेजी का, हर कंपनी में मैंने देखा आईटी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, बट उससे पहले जो है आईटी स्ट्रेटेजी हम एक साइलोज में बैठ के शायद बना लेते हैं नॉर्मली, और उसमें हम ये करते हैं कि जी ये 3 साल में हम ये टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करेंगे, हम ये क्लाउड पे चले जाएंगे, हम ये सारी आईओटी पे चले जाएंगे, हम एनालिटिक्स पे चले जाएंगे, हम सारी चीजें करेंगे, बट वो बिजनेस की नीड को समझना और उसको अलाइन करना विद द बिजनेस स्ट्रेटेजी, वो थोड़ा सा गैप है, ठीक है।
अब उसमें ये होता है कि जी नॉर्मली आप बिजनेस स्ट्रेटेजी पहले आप कंपनीज की बनती है, उसके बाद फिर उससे आईटी स्ट्रेटेजी अलाइन होती है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलाइन होती है, सेल्स स्ट्रेटेजी, तो वो सारी उससे अलाइन होके और वो टॉप टू डाउन वो आती है। तो अब आईटी स्ट्रेटेजी अगर हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजी से अलाइन होगी और उसमें फिर चेंज कोई आता है बिजनेस में, अगर मैं CIO.com पे पढ़ रहा था 1-2 दिन पहले भी, उसमें एक स्टडी आई हुई थी कि जी वो चेंज हम इनिशियली तो अलाइन हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब चेंजेस आती है तो वो पास ऑन नहीं होती, वो कम्युनिकेट नहीं होती। अच्छा, उसकी भी रीजन है, अभी सूरत काफी बेहतर है, लेकिन इनिशियली जो मैंने देखा था और जो अभी भी बात की है कि वो कम्युनिकेशन में फैजान ने भी बात की कि चीजें जो है वो आईटी एक डिसीजन हो जाता है, उसके बाद वो आईटी को कम्युनिकेट होता है, तो वो उसमें हमारा इनपुट भी नहीं आता और उसमें हम इनसाइट्स भी हमारे पास नहीं होती। तो अब क्योंकि जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं एक्सको का अपनी कंपनी में पार्ट हूं, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है या लीडरशिप टीम है, तो उस फोरम पे जितने भी डिसीजंस होते हैं उस फोरम में होते हैं, तो वहां पे जो भी कम्युनिकेशन होती है वो मुझे पास ऑन होती है और मैं उसमें अपना इनपुट दे सकता हूँ। तो हो सकता है कि बहुत सारी बातें जो हैं वो शायद मुझसे रिलेटेड ना हो, कोर इंजीनियरिंग या टेक्निकल बातें हों या कुछ, बट ये कि मेरे पास उसका एक ओवरव्यू मुझे मिल जाता है, इनसाइट मिल जाती है और मैं अपना इनपुट भी दे सकता हूँ उसमें। तो उसी तरह जो भी चेंजेस और जो भी डिसीजंस होते हैं, अगर कंपनी कोई 3 साल में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रही है, कोई एक्सपेंशन का प्लान कर रही है, या कोई हम नई प्रोडक्ट लॉन्चिंग कर रहे हैं, नया नया कोई SKU लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें मैं अपनी आईटी को भी, अपनी टीम को भी, अपनी मैन पावर प्लानिंग, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग उसी हिसाब से कर सकता हूँ। तो ये भी उसका एक बेनिफिट है। अच्छा, दूसरा ये कि एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट भी बाजू का थोड़ा सा हम लैग करते हैं कि हम एक्सपेक्टेशन जब भी कोई, जैसे ERP की बात की आपने या कोई भी नई टेक्नोलॉजी हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो उसमें एक्सपेक्टेशंस को मैनेजमेंट की मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। बाजू का एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं और जब वो इम्प्लीमेंट होती है चीज, तो शायद वो उस लेवल को मीट नहीं कर पाती जिस लेवल की एक्सपेक्टेशंस हमने ड्रॉ की होती है। तो ये भी एक अलाइनमेंट में हमें चैलेंज आता है। अच्छा तैयब भाई, मैं आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन दोबारा मैं शुरू करना चाहता हूँ। बेसिकली जो जो परफॉर्मेंस है, जो बेसिकली आईटी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस है, आप लोगों की अपने कैरियर में, मैं दोबारा फैजान के पास जाऊंगा और यही क्वेश्चन मैं आप लोगों से भी करूंगा कि आप लोग जरा प्रिसाइजली मुझे बताएं कि आपकी जितनी भी जर्नी इस कैरियर की रही है, उसमें कितनी दफा बिजनेस ने अपने ऑब्जेक्टिव आपसे शेयर किए हैं, या आपने अपनी कोई की परफॉर्मेंस फॉलो। अच्छा जी इजहार, आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि जी फैजान, आपको मेरी आवाज आ रही है? इफ आई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन के बिजनेस ने कितनी दफ़ा या कितनी फ्रीक्वेंसी पे ऑब्जेक्टिव्स आईटी के साथ शेयर करता है, आई थिंक दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज, राइट? तो उसमें Yes, देखें yes. अभी आई वर्क इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस और टोयोटा इंडस मोटर्स में जहाँ पे मैं आजकल काम कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा प्रोसेस है कि साल के शुरू में we have this just before the budgeting exercise, we have this exercise which we call the Hoshin. It's a Japanese word for goal setting. तो साल के शुरू में तमाम राइट फ्रॉम द CEO आपको एक डायरेक्शन दिया जाता है कि फॉर द नेक्स्ट फिजिकल ईयर दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स, और उसके बाद सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी ऑब्जेक्टिव सेटिंग करते हैं बेस्ड ऑन दी गाइडेंस गिवन बाय दी CEO एंड दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा प्रोसेस है कि जब वो डिपार्टमेंट्स गोल सेटिंग कर रहे होते हैं तो इट्स अ क्रॉस फंक्शनल एक्सरसाइज। तो इसमें लेट्स से अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है या आपका फाइनेंस है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स आईटी के साथ बैठते हैं और वी डिस्कस with each other कि what are the possibilities, क्योंकि अब because of the digital transformation and the possibilities presented to us by different technologies such as IoT and artificial and RPA, तो it's very important कि हर business decision में IT आपके साथ टेबल पे बैठा हुआ हो
और यही होता है कि हमारा जो बिजनेस की भी ऑब्जेक्टिव सेटिंग जब हो रही होती है तो वी आर सिटिंग विद बिजनेस, और उसमें जब हम उनको इंसाइट्स देते हैं कि व्हाट इज़ दी कटिंग एज टेक्नोलॉजी अवेलेबल, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स उनके चेंज भी होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स उनके मर्ज भी होते हैं। तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में ये जो सेटिंग ऑब्जेक्टिव सेटिंग का जो प्रोसेस होता है, इसमें आईटी जो है वो बिल्कुल एम्बेडेड होता है विद बिजनेस, और वो उनको आइडियाज़ देता है कि क्योंकि अब आप खुद समझते हैं कि बिकॉज ऑफ द स्पीड विद विच टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, बिजनेस के लिए भी एक प्रैक्टिकल नहीं है कि वो तमाम कटिंग एज इनोवेशंस को का उनको पता हो। तो एज आई टी इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल देम कि what are the possibilities that we can use to sort of disrupt the business model। और यही है इंडस मोटर्स में भी कि हम बिजनेस के साथ बैठते हैं, ऑब्जेक्टिव सेटिंग जब आप करते हैं बिजनेस की, साथ साथ आईटी की भी गोल सेटिंग हो रही होती है उसी दौरान। तो उसमें जब आप गोल सेटिंग का हिस्सा बन जाते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता कि वंस द ईयर स्टार्ट्स तो किसी भी तौर पे कोई मिसअलाइनमेंट आ सके, क्योंकि आप खुद पार्टिसिपेट करते हैं बिजनेस की गोल सेटिंग में और बिजनेस पार्टिसिपेट करता है आईटी की गोल सेटिंग में। तो दैट्स वन ऑफ द key how benefits that often I've how seen often you which guys calls sit for with your involving IT। जी अच्छा, इसमें देखिए साल के शुरू में एक ऑब्जेक्टिव सेटिंग एक्सरसाइज होती है और उसके बाद हर क्वार्टरली बेसिस पे हम उसको रीअसेस करते हैं कि डू वी नीड टू चेंज आवर गोल्स बेस्ड ऑन दी चेंजिंग प्रायोरिटीज। ओके जी तैयब साहब, मैं फिर अगेन आपके पास आता हूँ कि आप आपके यहाँ क्या कल्चर है आपकी जर्नी में, कैरियर में? फैजान साहब ने टोयोटा में बताया आपका ड्यूरिंग योर कैरियर, आपके आपने जिन बिजनेसेस का पार्ट बने, जिन बिजनेसेस का, उन बिजनेसेस में कितने बिजनेस ऐसे थे जिन्होंने आपके साथ अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए और आपने कितना परसेंट जो है वो उसको अचीव किया? देखिए, काफ़ी कंपनीज में मैं रहा हूँ और उसमें गवर्नमेंट भी हैं, प्राइवेट भी हैं। जैसे मैं नादरा की बात करूँ तो वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन ही ऑर्गेनाइजेशन थी। जितने भी आई वाज इन नादरा इन 2003 से लेके मैं 2008 तक रहा, तो वहाँ तो सारे इनिशिएटिव्स ही आईटी के थे और टेक्नोलॉजी आईटी जो है वो कोर वहाँ की यू कैन से कि बिजनेस जिस तरह टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है कंपनीज में या कोई मैन्युफैक्चरिंग, तो वहाँ पे आईटी जो थी वो सारी टेक्निकल, क्योंकि जितने भी हमारे प्रोसेसेस थे, नेशनल डेटा वेयर हाउस था, नेटवर्क था, कलेक्शन सेंटर थे, वो सारे आईटी बेस्ड थे। तो वहाँ पे तो आईटी ही लीडिंग रोल पे थी, बिजनेस का मतलब ही आईटी था। उसके बाद जो कंपनीज में रहा हूँ, अभी मैं सीबीएल की बात कर लेता हूँ, कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स की। डिफरेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। इनिशियली थोड़ा सा आईटी का रोल भी एक ईडीपी वाला था, या फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, टेक्नोलॉजी इतनी टूल्स भी अवेलेबल नहीं थे और अवेयरनेस का भी चैलेंज था इनिशियली लोगों के साथ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, और वो चीज़ें जो हैं वो आपका क्या कहते हैं, अब जो सीबीएल की अगर मैं बात करूं कॉन्टिनेंटल बिस्किट की, तो सेम गोज विद सीबीएल। जिस तरह इंडस्ट में हम ईयर स्टार्ट पे हम भी इसी तरह ऑब्जेक्टिव्स अपने सेट करते हैं। और इसके अलावा मंथली जो है एक एग्जीक्यूटिव कमेटी की हमारी मीटिंग होती है। उसमें ये होता है कि जितने भी आपके टीम लीडर्स हैं, उसमें फाइनेंस, आईटी, एचआर, मैन्युफैक्चरिंग, जितने भी डिपार्टमेंट हेड्स हैं वो सारे अलाइन होते हैं। और वो फिर जितना एजेंडा जो भी होता है एक्सपो का, उसमें कोई भी नई चीज़ अप्रूवल है, जैसे आईटी की अगर सिक्योरिटी पॉलिसी कोई मैं उसको राउट कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो वो एक्सपो से अप्रूव होगी पहले। तो उसमें उनका उनका फीडबैक भी आ जाता है, वहाँ पे हम शेयर कर लेते हैं, उनका अप्रूवल भी आ जाती है। इसी तरह उसमें या कोई नई लाइन की बिस्किट की हम नई इन्वेस्टमेंट हो रही है, कोई नया वेंचर कंपनी करनी जा रही है, तो वो सारी चीज़ें उसमें शेयर होती हैं और वहीं पे फिर वो अप्रूव होती हैं। तो उससे बेनिफिट ये होता है कि जी जितने भी लोग हैं वो अवेयर रहते हैं, जो भी एचओडीज हैं, और वो फिर पास ऑन हम अपनी अपनी टीम मेंबर्स को कर देते हैं। वहीं पे डिसीजंस भी होते हैं। तो जो भी कोई रिक्वायरमेंट बिजनेस की होती है, कोई चेंज आता है, इनिशियली तो हम पूरे साल में स्टार्ट में, ये जनवरी में हम कर लेते हैं, तो लेकिन जो मंथली लेवल पे या कुछ क्वार्टरली लेवल पे कुछ जो भी चेंज आ रहा होता है, तो वो उस पर टीम अलाइन होती है। तो ये चैलेंजेस, जो अलाइनमेंट के चैलेंज है, अलहमदुलिल्लाह वो काफ़ी हद तक कम है। और उसमें जो है वो आपका इसी तरह चीज़ें अलाइन हो जाती हैं। जी बिल्कुल, बहुत बेहतर। अच्छा जी, इमरान ज़रा साहब, आप आपकी क्या वो है थॉट्स है, कि आपकी क्या एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी क्या थॉट्स हैं, आपने कैसा क्या फील किया ड्यूरिंग योर टेन्योर के इन एसकेबी, बी श्री और सो ऑन, पीछे जहाँ से भी आपने अपना वैल्यू ऐड की बिजनेस में, वहाँ आप यानी बिजनेसेस आपसे क्या बात करते हैं, कैसे करते हैं,
अब इसके बाद फिर मैं आप लोगों से ये पूछूंगा कि आप लोगों के की बेसिकली क्या 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 चीज़ें ऐसी कीज होती हैं जिसमें आप जेनेरिक आप अपने लेवल पे बता सकें, ज़रूरी नहीं आप अपनी करंट सिचुएशन करंट पोजीशन पे बताएं, लेकिन प्रीवियस में भी आप लोगों की क्या ऐसे केपीआईज रही जिसपे बिजनेस ने आपको मेजर किया आपकी परफॉर्मेंस। तो अभी के लिए आपके लिए इमरान साहब सवाल ये कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और आपको कितनी दफ़ा बिजनेस ने इस बात पे इन्फोर्स किया कि केपीआईज जो है वो बननी चाहिए और उसकी रिवीजन किस तरीके से होती है, उसको रिव्यू किस तरीके से किया जाता है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है प्लीज शेयर। देखिए ये होता रहा है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में। अगर मैं बात करूं आउट ऑफ 5 ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें मैंने काम किया, तो 3 ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा था चीज़। टॉप लेवल विजन मिलता था आपको डेफिनेटली सीईओ की जानिब से, और उसके बाद फिर एक बड़ी हायरार्की फॉलो करने में जिसको सीईओ, डायरेक्टर्स एंड तो एक बड़ा विजन आपको बिजनेस के एंड से दिया जाता था, सीईओ के एंड से, और उसके बाद फिर आपने अलाइन करना होता था। अगर मैं बात करूं सऊदी अरेबिया की जहां थे हम, तो फिर आपने अपने मुख्तलिफ डायरेक्टर्स के साथ मिल के हर डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर आपने देखना होता था कि मैं स्ट्रेटेजिकली कहाँ उनके साथ कर सकता हूँ, क्या चीज़ें करने वाली है। क्योंकि आपको पता है एक बड़े इन्वायरमेंट के अंदर आप एक विजन लेके फिर आपको मुख्तलिफ जो है ना पर्सपेक्टिव के साथ अलाइनमेंट को लाना होता है। किसी एक बंदे को एक मीटिंग में नहीं होता। उसके फिर मल्टीपल होते रहते हैं, चूंकि जो ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व हो रही होती है उसके अंदर चीजें अभी जो कि प्रोसेसेस मैच्योर नहीं हो रहे होते, तो रिक्वायरमेंट्स फिर चेंज भी हो रही। तो उसके लिए फिर एक मेथोडोलॉजी आपकी जो होती है, मंथली मीटिंग्स होती हैं विद ऑल द डिपार्टमेंट्स, और उस लेवल के ऊपर तो ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स बहुत फॉर्मल ना भी हो, लेकिन ये अलाइनमेंट भारत और बिजनेस की तरफ से आती है। उसको फॉर्मलाइज करना या एक प्रॉपर चैनल में लाना, ये एक चैलेंज जरूर है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, ये हो रहा है। और अभी जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें ज्यादा बेहतर हो रही हैं, जैसे जैसे आईटी की एज ए नेबलर समझ आ रही है, और पता चल रहा है कि हर वो डिसीजन जो आईटी से होगा। क्योंकि एक मसला जो बड़ा हमें पहले ज्यादा फेस करना पड़ता था और अब कम है, वो है कि आईटी के नॉलेज में लाए बगैर, जैसे तैयब साहब ने बताया कि डिसीजंस आईटी से बाहर हो जाते थे, एंड यू विल हैव टू फील फॉर दोज डिसीजंस लेटर ऑन। लेकिन अब ये चीज बहुत बेहतर हो रही है और ये विजन आ रहा है, और अलाइनमेंट के जो इश्यूज हैं वो कम हो रहे हैं। लेकिन आईटी साइड से डोमेन नॉलेज और बिजनेस की लैंग्वेज को समझने का इशू अभी भी बहुत बड़ा है। अच्छा इमरान भाई, मुझे आप ये ज़रा थोड़ा-सा इस पे मुझे बताएँ कि आपके जो जेनेरिक जो आईटी डिपार्टमेंट की केपीआईज़ होती हैं, ज़रा क्विकली, और उसके बाद फिर मैं सम अप करूँगा इस तमाम पूरे सेशन को। आप लोगों के सबके आखिरी वर्ड्स चाहिए होंगे, मैं अगेन आपके पास आऊँगा फिर से। आप मुझे ये बताइए कि आपकी जेनेरिक केपीआईज़ बेसिकली डिपार्टमेंट की आप लोग किस तरीके से क्रिएट करते हैं? क्या होती हैं, ज़रा क्विकली? इजहार भाई, इसके ऊपर सबसे बड़ा, चूंकि बिजनेस में बैठे होते हैं, तो सर्विस डेस्क है, और उससे रिलेटेड हमने हर रोल को अलाइन किया होता है अकॉर्डिंग टू दैट रोल। सो बट देखें, अब उसके अंदर मैं आपको क्विकली बताऊं कि अगर मैंने, चूंकि इन हाउस डेवलपमेंट हो रही है, तो फॉर माय एनालिस्ट एंड डेवलपर द नंबर लेस नंबर ऑफ बग्स रिपोर्टेड, ये भी उसका एक केपीआई है। हाउ मेनी टाइम्स यू विल हैव टू रिस्पॉन्ड, मतलब कुछ लोगों के केस में उनका ज्यादा क्यूरीज को हैंडल करना वो उनकी केपीआई है कि वो उनका बेहतर स्कोर है, और कुछ सर्टेन रोल्स के अंदर उनके अगर कम वो एड्रेस कर रहे हैं तो वो है। इसी तरह से फिर ऊपर टॉप एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल के ऊपर है, जिसके अंदर उनकी हाई अवेलेबिलिटी है, उनके बैकअप्स हैं, उनका डाटा सेंटर से रिलेटेड, अगर मैं नेटवर्क वालों की बात करूं, पावर आउटेज से रिलेटेड है, तो फिर ये रोल टू रोल केपीआईज है जो हमने अलाइन किए होते हैं, और मेनली फोकस जो है ना वो बिजनेस वैल्यू को रखा होता है। जी, तैयब साहब। यस, सेम क्वेश्चन फॉर मी। जी, देखिए यस सर। जी, जो केपीआईज आईटी की हैं, और एक तो जेनरिक सी ऑपरेशंस की हैं। ऑपरेशंस की ये केपीआईज हैं कि जी आपने कितना अप टाइम को इंश्योर करना है, कि आपका जो ईआरपी है और जो आपकी सर्विसेज हैं वो कितने परसेंट अप टाइम है। तो जिस रिसेंटली हमने कंप्लीट की थी अपनी इस साल, तो हमने ये रखा है कि जी क्या कितना हम इंश्योर करेंगे 99.9%, या जितना भी एक एसएलए या ऑर्गेनाइजेशन लेवल ओएलए जो हमने साइन किया है, कि कितने परसेंट हम हमारी जो सर्विसेज हैं आईटी की वो आप रहेंगी।
तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड लोग हैं उनकी यही KPI है, मतलब टॉप यही है, 20% आप कह सकते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ये हमने रखी है कि जितने भी SAP के लोग हैं या ERP के या इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो कोई ना कोई उसमें एक ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें इनोवेशन भी होगी और या कोई कॉस्ट सेविंग का या प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन का। ये 2-3 हमने KPIs उसमें रखी कि ये एक हर डोमेन से एक ना एक ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। प्लस ये कि अपनी अपग्रेडेशन, जो IT के लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी एक सर्टिफिकेशन का हमने प्लान किया है थ्रू आउट द टीम, उसमें मैं भी शामिल हूँ कि हमने जितने भी SAP के कंसल्टेंट हैं उन्होंने कोई ना कोई सर्टिफिकेशन इस साल में एक निकाल ली है, ताकि उनकी अपनी एक अपग्रेडेशन भी हो और उसमें इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली कंपनी की होगी, बट बेनिफिट दोनों का होगा। क्या बेनिफिट कंपनी का भी है और इंडिविजुअल का भी है, ठीक है। ये KPI है और इसी तरह मतलब यही 3-4 बेसिक हमारी KPIs हैं। सर्विस डिलीवरी की है जो हेल्प डेस्क है, उसको आप कह सकते हैं कि जी नंबर ऑफ टिकट्स कम ओपन हो, ठीक है, क्योंकि टिकट्स कम ओपन हो और प्लस ये कि रिजोल्यूशन कितनी देर में रिजॉल्व हो, इस तरह की सर्विस डिलीवरी की है। और कुछ मेजर प्लान जी, कुछ मेजर प्लान्स हैं हमारे साल के जिसमें हम क्लाउड माइग्रेशन का प्लान है या S/4HANA का अपग्रेडेशन, ये मेजर पार्ट है। तो ये तकरीबन तमाम ही लोगों को के KPI में शामिल है। जी फैजान साहब, आप की क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर? आप जी लोग किस हमारा भी तरीके से जो बिल्कुल है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ऑलमोस्ट इन्हीं लाइंस पे ही है। जी, तो इसमें देखें 3 बेसिक कैटेगरीज हैं जिसमें हमने अपने KPIs को डिवाइड किया हुआ है। एक है स्ट्रेटेजिक KPIs, एक है हमारा जो जिसको हम कंप्लायंस कहते हैं, और दूसरा है ऑपरेशनल। तो स्ट्रेटेजिक में वो तमाम KPIs हैं जो किसी भी तरीके से बिजनेस को या तो रेवेन्यू इंक्रीज में हेल्प करते हैं या मार्केट शेयर इंक्रीज में हेल्प करते हैं, और उसमें वी अलाइन आर KPIs विद सेल्स एंड मार्केटिंग या जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके साथ। अब चाहे कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो या अगर फाइनेंस से बात करें तो कैश टू कैश साइकिल की जो बात है, तो किस तरह हम अपने प्रोसेसेस या टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को हेल्प कर सकते हैं टू अचीव देयर बिजनेस KPIs। इसी तरह अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो वन ऑफ द की KPI इज टू रिड्यूस द डिफेक्ट्स पर यूनिट ऑफ द व्हीकल। तो उसमें हम ये देखते हैं कि IT किस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकता है टू reduce the amount of defects that are being produced in the vehicle। इस तरह ये हमारे स्ट्रेटेजिक नेचर के KPIs हैं। ऑपरेशनल KPIs में ऑब्वियसली जो सिस्टम का अपटाइम है आपका, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो आपका मिशन क्रिटिकल ERP एप्लीकेशन हो, या आपकी जो डिफरेंट डीलरशिप्स हैं उन पे जो अपटाइम है, ताकि जब आप कस्टमर्स जाते हैं तो उनको एक कंसिस्टेंट अपटाइम मिले। इसी तरीके से कंप्लायंस पे हमारे कुछ ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से KPIs होते हैं कि जो कंपनी की रेपुटेशन है या फिर जो रेवेन्यू लीकेजेस हैं, इस तरह इंश्योर करना कि आपके पास कोई कंट्रोल लैप्सेस ना हो। तो हमारे जो KPIs है वो उन 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, लेकिन तमाम हमारी कोशिश ये होती है कि वी अंडरस्टैंड द बिजनेस नीड और अपने KPIs को कम्युनिकेट करें इन द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। मिसाल के तौर पे जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, कि अगर हम किसी प्रोसेस के ज़रिए से मैन आवर्स को रिड्यूस करते हैं या अपने FTE की रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हमने FTE कम किए, हम ये कहते हैं कि वी हैव गिवन so many thousands of man hours back to business so that they can use it for other value added services। तो कोशिश यही है कि जो भी KPIs हों वो ऐसे KPIs हों जो बिजनेस जिसको अंडरस्टैंड कर सके, बजाय इसके कि ऐसे KPIs हों जो टेक्नोलॉजिकली तो बड़े अच्छे लगे सुनने में कि आपने MTTR अचीव कर लिया या MTTS अचीव कर लिया या आपने Tier 3 सर्टिफिकेशन अचीव कर ली या ISO 27001 अचीव कर ली। दिस इज समथिंग विच इज़ फ्रेंच टू बिजनेस। तो उनको KPIs अपनी ज़बान में सुनने होते हैं कि इन टर्म्स ऑफ डॉलर सेविंग, इन टर्म्स ऑफ मैन आवर सेविंग्स आपने क्या अचीव किया, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन आपने क्या अचीव किया। तो तमाम KPIs को अपने तौर पे कोशिश करते हैं कि कम्युनिकेट करें बिजनेस की लैंग्वेज में। निज़ार साहब आप म्यूट पे हैं। जी अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू तैयब भाई फॉर द इन्फॉर्मेशन। फैजान साहब आपका बहुत शुक्रिया। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि अब हमारे पार्टिसिपेंट्स जो है
हम इसको क्लोजर पे लेके जाएंगे सेशन को, और आप लोग अपना लास्ट वर्डिंग मुझे दें इस टॉपिक पे, बेसिकली के अलाइनमेंट्स जो हमारी हमने पूरी डिस्कशन में हमने बात की केपीआईज के हवाले से, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मीडियम वेयर यू नो वी कैन शो, वी कैन मेजर एनी डिपार्टमेंट्स परफॉर्मेंस थ्रू केपीआईज, एंड यू गाइस आर डूइंग दैट in a pretty good way. तो आप लोग अपने एंड पे, फैजान साहब आप क्या समझते हैं, आप इस टॉपिक को कैसे कंक्लूड करेंगे? हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, बिजनेस को किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं इन तमाम सिनेरियो के कि आईटी और बिजनेस की एक अच्छी सिनर्जी बने? आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरा मशवरा ये होगा तमाम आईटी प्रैक्टिशनर्स को, तमाम सीआईओस को, तमाम आईटी लीडरशिप को, कि कंसीडर दिस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर कि ये जो रिलेशनशिप है ये सक्सेसफुल हो। ये आप अपनी जिम्मेदारी बना, बजाय इसके कि आप एक्सपेक्ट करें कि बिजनेस आगे बढ़ के इस मसले को सॉल्व करेगा। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि दिस रिलेशनशिप इज़ अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप, अ हेल्दी रिलेशनशिप। और उसके लिए मेरे पास इन कंक्लूजन में 4 टिप्स हैं। एक तो ये कि एक बुक है, उसका नाम है द फीनिक्स प्रोजेक्ट। तो अगर एज आईटी प्रैक्टिशनर आपने फीनिक्स प्रोजेक्ट पढ़ी तो मेरी सबसे रिकमेंडेशन ये होगी कि गो एंड रीड दैट बुक। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल लाइक बुक, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। तो एंड यू लर्न अ लॉट अबाउट हाउ टू मेक दिस रिलेशनशिप सक्सेसफुल। लेकिन कंक्लूजन में 4 मेरे पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि प्रोएक्टिवली बिजनेस के साथ रिलेशनशिप बनाएं और जाके उनके एंड यूज़र के साथ बैठें और समझें कि उनके क्या मसाइल हैं। सेकंड, अपने डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस को ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि उससे आपकी जो वर्कलोड की विजिबिलिटी है उसकी अप्रिसिएशन आती है बिजनेस को। बाज़ दफ़ा आप बेशुमार प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं लेकिन बिजनेस को उसकी रियलाइजेशन नहीं होती कि आप कितना काम कर रहे हैं। बाय हैविंग अ सक्सेसफुल पीएमओ इम्प्लीमेंटेशन आप अपने प्रोजेक्ट्स को न सिर्फ बेहतर मैनेज कर सकते हैं बल्कि अपने वर्कलोड से कम्युनिकेट कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ बिजनेस, ताकि दे रियलाइज की व्हाट इज द वैल्यू बीइंग गिवन बाय आईटी। थर्ड, ये कि जो अपने जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं उसको एजाइल करें। नोबडी वांट्स टू हैव अ वाटरफॉल मेथोडोलॉजी जहाँ पे आप सिर्फ 6 महीने तक एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लिखते रहते हैं ओनली टू फाइंड आउट कि बिजनेस को कुछ और चाहिए था जो कि अब रिक्वायरमेंट चेंज हो चुकी है। तो एजाइल अप्रोच पे जाएं, पीडीसीए करें, लोगों को बताएं कि किस तरीके से आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है और उनका फीडबैक लेते हुए अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं। एंड फाइनली देखें, टैलेंट का कोई नेमुल बदल नहीं है। अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके पास टैलेंटेड वर्कफोर्स नहीं है तो इवेंचुअली बिजनेस विल नॉट बी एबल टू रियलाइज द वैल्यू ड्रिवन बाय आईटी। तो अपने लोगों में इन्वेस्ट करें, अपने टैलेंट को इम्प्रूव करें, ताकि जो इवेंचुअल वैल्यू है जो आईटी दे रहा है बिजनेस को उसकी भी एक इम्प्रूवमेंट हो और उनको एक रियलाइजेशन आए कि आईटी इज अ बिजनेस पार्टनर हु इज विलिंग टू गिव अस द वैल्यू दैट वी नीड। आजकल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का ज़माना है, बिजनेस इज रनिंग एट अ वेरी फास्ट पेस और आईटी को गियर अप करना है सो दैट दे कैन आल्सो प्रोवाइड द काइंड ऑफ सर्विसेज दैट दे आर लुकिंग फॉर। तो टैलेंट में ज़रूर इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास टैलेंटेड रिसोर्स नहीं है और आपकी ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे तो दे विल स्लो यू डाउन। तो ये 4 मेरी टिप्स हैं किसी भी आईटी प्रैक्टिशनर के लिए इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जो रिलेशनशिप है ये एक हेल्दी रिलेशनशिप बने। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा फैजान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तैयब भाई, आप क्या क्विकली जरा इसको रैप अप करें कि आपकी पूरी डिस्कशन से और ये पूरा जो टॉपिक था हमारा उसमें क्या जो है वो आईटी डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और क्या बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जरा क्विकली जरा इसको। देखिए, इसमें मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा कि जो आईटी को थोड़ा सा बिजनेस के साथ रिलेशनशिप, जिस तरह फैजान ने कहा कि हम अपने साइलोज से बाहर निकलें, हम अपनी जो ह्यूमन बिजनेस, अपनी नॉलेज को थोड़ा सा इम्प्रूव करें और अपने जो बिजनेस बाहर निकलकर बिजनेस के साथ खड़े हों और उनके रियल लाइफ के जो इश्यूज हैं, बिजनेस के चैलेंजेस हैं, उसको देखें और उसमें फिर टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्यूशंस दें। तो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग हमें शायद बेहतर बनाने की जरूरत है और अपनी कम्युनिकेशन को, बाज़-औक़ात सही कहा फैजान ने कि जी हम लोग काम काफी ज्यादा कर रहे होते हैं बट उसकी विजिबिलिटी नहीं आ रही होती, वो मैनेजमेंट को विजिबल नहीं हो रहा था कि हमने क्या क्या काम किया। तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट करें, उसको थोड़ा सा प्रेजेंट करें और उसको उनकी जबान में समझाने की कोशिश करें कि जी इससे बेनिफिट क्या हुआ है।
ये नहीं कि जी हमने क्लाउड पे लगे तो हम बताएं इनको कि जी बिजनेस कंटिन्यूटी आपकी बेहतर हुई है, आपकी डिजास्टर रिकवरी बेहतर हुआ है, डाउन टाइम हमने मिनिमाइज किया है, डाउन टाइम को कैलकुलेट करके इन टर्म्स ऑफ मनी हम बताएं कि कितना रेवेन्यू हमने, अगर डाउन टाइम आपकी कितनी अर्निंग है और कितना रेवेन्यू आपका सेव होगा इन केस ऑफ हम मिनिमाइज डाउन टाइम को करते हैं। इसी तरह तो ये सारी जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं आईटी पे या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड जो करते हैं उसका बेनिफिट बिजनेस को बिजनेस की लैंग्वेज में बताएं और उसको कैलकुलेट करें। तो थोड़ा सा प्रोएक्टिवली हमें बिजनेस को, आईटी को बिजनेस के साथ अलाइन करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया तैयब साहब। इमरान साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत सारी बातें बता दी तैयब भाई ने। मैं इस पे 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है अच्छा, कि असल में तीसरे बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि जी ऑलमोस्ट मैं वही बता रहा हूँ ना कि वो सारे चीजें 2 कवर लोगों कर ने लेता है। बता दी हैं। तो इसके अंदर मैं सिर्फ यही कहूंगा जो फैजान भाई ने बात की थी कि अपनी हमें केपीआईज को अलाइन करना चाहिए बिजनेस केपीआईज के साथ। ये एक बहुत बड़ी लैकिंग है आईटी के एंड पे। और एक बिजनेस साइड से मैं बिजनेस कहूंगा को बोलने के हमें समझें, क्योंकि हाँ बेसिकली जी being a IT head, being a CIO, एग्जैक्टली we always expect के बिजनेस हमसे अलाइनमेंट करें, हम बिजनेस से अलाइनमेंट ना करें। नहीं हम बिजनेस से अलाइनमेंट कर रहे हो ना। वो यही अब होता है कि हम आईटी स्ट्रेटेजी बना लेते हैं और फिर कहते हैं कि अपने बिजनेस को हमारी आईटी स्ट्रेटेजी से अलाइन कर लें हम। अलाइन करें। पहले और इसी तरह एक करना चीज जो और एक चीज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट जो बिजनेस साइड से फिर भी चाहिए होगी वो यही होगी कि जो डिसीजंस है वो आउटसाइड आईटी डोमेन नहीं होने चाहिए। डिसीजंस टेक्स प्लेस खासकर जब आप किसी थर्ड पार्टी को कॉन्टेक्ट्स हो रहे होते हैं आपके, यू आर फॉर वट एवर द रीजन यू आर इन्वॉल्विंग। बहुत से चैलेंजेस आईटी को ये फेस करना पड़ता है। इसको उसको उस प्रोजेक्ट को सक्सेस की तरफ ले जाना हमारे लिए ज्यादा चैलेंज होता है बनिस्बत उसकी कि जिसको आपने शुरू में ही आईटी को अलाइन किया और उसके साथ लेके आए और अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर किया। इमरान भाई, मुझे ये बताइएगा, आपके फेसबुक पेज पे आपके बॉस आपके साथ हैं फ्रेंड लिस्ट? क्या बात कर दी जार भाई, आप फेसबुक पे भी नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं? ठीक है सर, कंटिन्यू करें। थैंक यू जी। फिर वो भी क्यों नहीं आ रही होगी फेसबुक पे, ये प्रॉब्लम आ रहा है तो बताइए फेसबुक पे किस तरह हल करें इसको। किस तरह हल करेंगे? ऐसे बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं कंक्लूड करता हूँ। मैंने कुछ लिस्ट निकाली हुई है अपने नेक्स्ट प्रोग्राम्स के लिए, और आप सबसे जो पार्टिसिपेंट्स हैं और जो लोग देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी ऐसी सजेशन हो, कोई भी ऐसी क्रिटिसिज्म हो, प्लीज डू लेट अस नो, हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इट वाज आवर फर्स्ट प्रोग्राम, और ये पार्टिसिपेंट्स तो हर तकरीबन सेशन में हर सेशन की जीनत होते हैं, लेकिन ये दिस इज माय फर्स्ट शो व्हिच आई एम गोइंग टू होस्ट। तो हर बुध को ये इंशाल्लाह हो रहा है। 8 जुलाई से आज से हमने स्टार्ट किया है। टॉपिक्स हम लेके आएंगे विद योर हेल्प, विद योर सजेशन कि क्या होने चाहिए। और ये एक ऐसा पेन था जो मैं समझता था कि मेरे जहन में काफ़ी अरसे से ये टॉपिक चल रहा था। इसके लिए मैंने आप लोगों को जो इनवाइट किया और आप लोगों से सीखने का मौका मिला। मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ, देखने वालों को बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह फिर हम किसी और सेशन पे, किसी और टॉपिक पे इंशाअल्लाह दोबारा, हो सकता है पार्टिसिपेंट्स की गैदरिंग दोबारा ना हो, बट कोई ना कोई पार्टिसिपेंट इंशाअल्लाह हम इंगेज करते रहेंगे। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको खैर औफियत से रखे और अल्लाह ताला खैर का मामला करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू थैंक यू वेरी मच, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। That's it. थैंक यू। थैंक यू जार भाई।